नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पे, जहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर हम जो लास्ट लेक्चर है उसमें हिमालयास यानी कि उत्तर की जो पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम ज्योग्राफी के अंदर जो है भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे भारत का। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप, ठीक है। भौतिक स्वरूप में हमने अपना पहला जो पॉइंट है जिसका नाम है उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, इसको पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये हमने अपने लास्ट के 2 लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया। ठीक है, उत्तर पर्वतीय श्रृंखला। ठीक है, इसके अंदर हमने इसको कई पार्ट में विभाजन किया था। जैसे कि एक हमारा ये उत्तर पर्वतीय श्रृंखला हो गया, दूसरा उत्तर के विशाल मैदान थे, उत्तर के विशाल मैदान। ठीक, एक था हमारा इसमें मरुस्थल। उसके बाद था जो प्रायद्वीप में पठार होते हैं हमारे पठार। उसके बाद हम पढ़ रहे थे इसके अंदर घाट। घाट में हमारे एक था पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, ठीक है। उसके बाद जो था हमारा है जो द्वीप, हमारे जो बचे हुए हैं ये द्वीप जो है छोटे छोटे, जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये हमारे द्वीप हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अपना जो पहला है पर्वत श्रृंखला वाला पार्ट, इसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसको पूरी तरह पढ़ लिया था कि हिमालय किन किन भागों में बांटा गया है। ठीक है, भौतिक संरचना क्या है उसकी। ठीक है, प्रायद्वीपीय संरचना किस तरह से है, किन किन पार्टों में हमने जो अपना हिमालय है उसको बांटा हुआ है। ठीक है, 4 पार्ट में बाँटा था। पहला था ट्रांस हिमालय, द ग्रेट हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय। इस तरह से हमने हिमालय को बाँटा और उन सबको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, प्रायद्वीप में भी हमने पढ़ लिया था कश्मीरी, कुमायूं, नेपाली और असम हिमालय। इस तरह से हमने अपने जितने भी हिमालय के पार्ट हैं उसको पढ़ के कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, ये हमारे उत्तर की पर्वत श्रृंखला, ठीक है, उत्तरीय पर्वत श्रृंखला के नाम से हम इसको पढ़ रहे थे। अब जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे भारत के विशाल मैदान। ठीक है, जितने भी मैदान वाले पार्ट हैं उनका निर्माण किस तरह हुआ है, किनका निर्माण, जितने भी ये उत्तर के विशाल वाले मैदान है, निर्माण किस तरह से होता है। जो नदियां आती हैं पहाड़ों से, वो अपने साथ कुछ अवसाद लेके आती है। ठीक है, जैसे वो नदियां बहेंगी, ठीक है, वाटर फ्लो पर्वत से जैसे नदियां बहेंगी तो अपने साथ ही कुछ अवसाद, पत्थर, कंकर, मिट्टी, कुछ इस तरह के अवसाद लेके आती है। ठीक है, जिनसे इन मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन कौन से मैदान है उनका निर्माण होता है। अब हम अपने पहले इसी को ही समाप्त करेंगे, उत्तर के विशाल मैदान। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे, यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, इसमें भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है उत्तर के विशाल मैदान। पहला टॉपिक हम अपना पढ़ चुके हैं उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, दूसरा विशाल मैदान। अगर ये आज की क्लास में ही खत्म हो जाता है हम उसके साथ ही मरुस्थल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम अगला मरुस्थल स्टार्ट कर देंगे, फिर पठार, घाट और द्वीपों के बारे में पढ़ के हम अपना जितना भी ये भौतिक स्वरूप है इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का उत्तर के विशाल मैदान या उत्तरी विशाल मैदान के नाम से जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो भारत के भौतिक स्वरूप में आज का जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, टॉपिक है, वो है उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, तो इसको आज हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है भौतिक स्वरूप के अंदर। ठीक है, जो पहला टॉपिक है उसको हम पिछले 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसका अगर हम बात करें निर्माण की, जैसे हमने अभी बात की थी कि नदियां के बहाव या जब पहाड़ों से नदियां निकल के आती है तो अपने साथ कुछ अवसाद लेके आते हैं, तो उन्हीं अवसादों से इनका निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण कैसे होता है इसका, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर या साथ बहाकर लाए गए
अवसादों से। ठीक है, ठीक है। ये अवसाद आते हैं, उनका जमाव होता है, अवसादों के जमाव से लिख लीजिए। ठीक है, साथ लाए गए अवसादों के जमाव से निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या थे हमारे उत्तरी विशाल मैदान। किस तरह से निर्माण होता है? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से इनका निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं। इन जब यहाँ पे मिट्टी का जमाव होगा और जो उत्तरी मैदान है इनके पास जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके पास जनसंख्या संघनत्व भी ज्यादा होता है। ठीक है, इन मैदानों में क्या होता है? जनसंख्या का निवास भी अधिक ही होता है। ठीक है, ये जो हमारे उत्तरी विशाल मैदान है इनको हम चार भाग में विभाजित करते हैं। ये उत्तरी विशाल मैदान है, इनको चार भागों में विभाजित किया जाता है। भागों में विभाजित किया जाता है, किया जाता। ठीक है, वो चार भाग कौन कौन से हैं? एक तो है भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है हमारा भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र वो होता है जिसमें कंकर पत्थर वाला एरिया होता है। ठीक है, जिसके अंदर कंकर पत्थर अधिक पाई जाती है। ठीक, उसके बाद दूसरा है हमारा तराई क्षेत्र। फिर आता है हमारा तीसरा जिसको हम बोलते हैं बांगर क्षेत्र। ठीक, उसके बाद चौथा है हमारा खादर, खादर क्षेत्र। ठीक है, जो लोग गांव से हैं उन्होंने अक्सर ये बातें सुनी होगी कि वो बांगर वाला खेत है, खादर क्या है, भाबर क्षेत्र है, भाबर वाला खेत है, वो उसने उसको दे दिया या बाबर में जाकर उसने जमीन दिया। ऐसी बातें आपने गांव में अक्सर सुनी होगी, जो इन मैदानों के आसपास रहने वाले लोग हैं या फिर जो गांव में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, ज्यादातर जनसंख्या मैदानों में ही निवास करती है। पहाड़ों में बहुत ज्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वहां पे ज्यादा सुविधा नहीं पहुंच पाती है और ना ही वहाँ कोई अच्छे से खेती कर सकता है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से वहाँ खेती कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि समतल जगह नहीं है, कहीं पे ठोस है, कहीं पे अलग अलग स्थितियां मौजूद होती हैं जिनसे आप वहाँ पे अपना जीवन यापन करना कठिन होता है। ठीक है, तो हमारे जो उत्तरी विशाल मैदान है उनको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? उनको हमने चार भागों में डिवाइड किया था। भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। ठीक है, इन चारों को आप ध्यान में रखेंगे, इन चारों को आप अपने नोट्स के साथ नोट करके रखेंगे। ठीक है, आप जैसा जानते हैं कि मैदान वाले क्षेत्र है तो जनसंख्या घनत्व कहाँ पे ज्यादा रहता है? मैदान में। पर्वत पे तो ज्यादा घनत्व रहेगा नहीं, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे रहता है? आपका मैदानों में। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्रित करेंगे कि क्या क्या इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम भाबर क्षेत्र को पकड़ेंगे कि भाबर क्षेत्र के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमारा कौन सा है? भाबर क्षेत्र। चार भागों में विभाजन किया था हमने, तो उसमें से सबसे पहला हमारा है भाबर, भाबर क्षेत्र। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बातें महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार है सिंधु नदी से, सिंधु नदी से आपकी तीस्ता नदी तक। सिंधु से तीस्ता नदी। ठीक है, तो इसका विस्तार, भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक हमारा भाबर क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये कंकर पत्थर वाला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? कंकर पत्थर वाला क्षेत्र है। ठीक है, बड़े बड़े कंकर और पत्थर इसके अंदर पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कैसा क्षेत्र है? बड़े बड़े कंकर और पत्थर वाला क्षेत्र है। इसी कारण से इसमें जो है नदियां विलुप्त हो जाती है, नदियां दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरा, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई
चौड़ाई कितनी है, 8 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई भाबर क्षेत्र की। ठीक, इसका जो ये कंकड़ पत्थर है, इनकी वजह से क्या होता है, नदियां दिखाई नहीं पड़ती हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पे लिखेंगे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा भाबर वाला क्षेत्र, जिसके बारे में हमारा जानना आवश्यक था। जो हमने महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने नोट डाउन कर ली। ठीक है, तो ये हमारा भाबर क्षेत्र है, जिसका विस्तार है सिंधु से तीस्ता नदी तक। इसमें कंकर पत्थर पाए जाते हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, और चौड़ाई है इसकी 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर। ठीक है, इन बातों को आप भाबर क्षेत्र के बारे में ध्यान रखें। दूसरा, भाबर क्षेत्र किसका हिस्सा है, उस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इससे अगला जो क्षेत्र था वो है हमारा तराई क्षेत्र। ठीक है, पहला भाबर था, दूसरा तराई क्षेत्र। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र बोलते हैं, तराई रीजन बोलते हैं। गंगा व यमुना नदी के अवसादों से इनका निर्माण होता है। किसके, गंगा व यमुना नदी। तो यमुना व गंगा नदी के अवसादों से इसका निर्माण होता है। यमुना व गंगा नदी के अवसादों से निर्माण होता। ठीक है, किससे निर्माण होता है, इसके गंगा और यमुना नदी के साथ जो अवसाद आते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, इसके अंदर नदियां जो है दिखाई देती हैं। दूसरा, इसका विस्तार जो है वो 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है। ठीक है, कितना विस्तार है इसका, 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र के बारे में ये बातें आप नोट करेंगे। गंगा व यमुना नदी के अवसादों से इसका निर्माण होता है। दूसरा, इसका विस्तार कितना है, 15 से 30 किलोमीटर। ठीक है, भाबर का विस्तार कितना था वो भी आपको ध्यान में रखना है, 8 से 16 किलोमीटर। ठीक है, तराई भाबर हो गया, तराई हो गया। अगला जो क्षेत्र है वो कौन सा है हमारा, अगला क्षेत्र होगा हमारा बांगर। तीसरा, दूसरा तराई, ठीक है, तीसरा होगा हमारा बांगर। बांगर क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले इसका निर्माण किससे होता है, प्राचीन जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण होता है या हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण, इसका जो है निर्माण किससे होता है, प्राचीन, प्राचीन जलोढ़ मृदा से या मिट्टी से। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, इसका जो विस्तार है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले एरिया। ठीक है, जितना भी पंजाब का, ठीक है, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में ये जो बांगर क्षेत्र है ये पाया जाता है। कौन कौन से में, एक तो आपका है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, हरियाणा, उसके बाद है आपका यूपी, और फिर है बिहार। इनमें इसका जो है विस्तार पाया जाता है। ठीक, यह है बिहार। ठीक है, तो ये था हमारा तराई क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। ठीक है, इनके बारे में इससे अधिक जानने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, कौन सी फसलें क्या है वो सब आगे की बातें बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फसलों का जब अलग से चैप्टर आएगा या मृदा का जो सोइल का हमारा पूरा चैप्टर चलेगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सी इनके अंदर फसलें होती हैं। ठीक है, कौन सा जो है फसलों के लिए बेहतरीन होता है। ये वाला जो क्षेत्र है जलोढ़ वाला, ये फसलों के लिए भी, कृषि के लिए अच्छा माना जाता है, कृषि के लिए ठीक ठाक है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं है,
सर्वोच्च जो है वो कृषि के लिए खादर वाला क्षेत्र है, ठीक है, सर्वोच्च कृषि के लिए खादर है, ये कृषि के लिए ठीक ठाक माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बात थी खादर, तराई और बांगर क्षेत्र के बारे में। इससे अगला है हमारा खादर। ठीक है, पहले तराई के बारे में हमने क्या जाना था कि गंगा व यमुना नदी के अवसादों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तराई क्षेत्र का। ठीक, इसका विस्तार कहाँ से 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। उसके बाद हम बांगर क्षेत्र पढ़ा, इसका निर्माण किससे होता है, जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है उससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, विस्तार है इसका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में। कहाँ कहाँ पे, ये हमारा है इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसी के साथ मिला हुआ है हमारा ये बिहार। ठीक है, ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, ये हमारा हरियाणा है और ये पंजाब है। इसमें किसका विस्तार है हमारा, ये जो बांगर क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र का इसके अंदर विस्तार मिलता है। ठीक है, इससे अगला है हमारा खादर। ठीक, अब हम बात करें खादर के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं खादर के बारे में। ठीक, हमारा चौथा जो है वो कौन सा है, खादर, खादर क्षेत्र। ठीक, खादर का क्षेत्र, जो इनकी फसलें हैं ये क्या है वो सब हम सॉइल के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमें केवल इन क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी हम भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो भौतिक स्वरूप में इतना सब डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, जो फसलें वगैरह हैं वो सॉइल का एक अलग से पूरा मृदा का चैप्टर लेंगे, उसके अंदर हम सारी फसलें वगैरह, क्रॉप कौन से सीजन में होती है, कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, उन सबके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भगदड़ है। ठीक है, खादर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखेंगे। इसका निर्माण जो है जलोढ़ मृदा से ही होता है, इसका निर्माण भी, इसका निर्माण किससे होता है, नई जलोढ़ मृदा से लिखेंगे। जो आपका इससे पिछला कौन सा था, बांगर, उसका कौन सा था, प्राचीन जलोढ़ मृदा, यह है नई जलोढ़ मृदा। ठीक है, नई जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण होता है, किसका, खादर क्षेत्र का। ठीक है, किनसे होता है निर्माण, जब नदियों के साथ कुछ अवसाद आते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद आता है जलोढ़ मृदा, ये कृषि के लिए सर्वोच्च मानी जाती है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पीछे बात की थी जब हम आपके बांगर की बात कर रहे थे, तो कृषि के लिए ये सर्वोच्च मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, सर्वोच्च। ठीक है, किसके लिए, कृषि के लिए ये सर्वोच्च है। ठीक है, कौन कौन से एरिया में पाई जाती है, आपका यूपी का एरिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, झारखंड, ठीक है, उसके बाद है आपका पश्चिम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन एरिया में ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से एरिया में पाई जाती है आपकी, एक तो ये पाई जाती है यूपी वाले क्षेत्र में। ठीक है, यूपी के अंदर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश जो कि इधर है आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, और आपका वेस्ट बंगाल है इधर, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है। और उससे आगे था एक ये झारखंड वाले, इन एरिया में आपकी जो है ये खादर क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, जो राज्य है ये आपके चार, इनके अंदर ये मोस्टली खादर क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए इतनी हमारी बात हो गई है जो उत्तरी विशाल विशाल मैदानों के बारे में। ठीक है, तो इन चार पार्टों में जो हमारे मैदान है वो विभाजित है। ठीक है, कौन कौन सी मृदा से बने हैं इनका आपने देख लिया, कहाँ कहाँ इनका विस्तार है। ठीक है, कौन सी कृषि के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं, किसके अंदर कंकर पत्थर पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, तो उन विशाल मैदानों के बारे में केवल इतना ही था। ठीक है, तो अभी समय है तो अभी हम देख लेते हैं अपने मरुस्थल के बारे में। ठीक है, कौन कौन से मरुस्थल हैं, एक ही मरुस्थल है हमारे पास जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं, जो कि इधर है। ये है हमारा डेजर्ट राजस्थान के अंदर, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको बोलते हैं थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका जो कुछ पार्ट है वो राजस्थान में है और थोड़ा सा पार्ट जो है इसका गुजरात के अंदर भी है। ठीक है, 85% ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया में है, और 15% कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक, जो थार डेजर्ट है ये 85% इंडिया में है और 15% कहाँ पे है आपका, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मरुस्थल के बारे में। चलिए इन बातों को आप नोट कर लेना, याद कर लेना और अपने ध्यान में रखना कि कौन कौन से क्षेत्र में हमारा जो है उत्तरी विशाल मैदान डिवाइडेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के
मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल, ठीक है। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल या थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, ठीक है। ये है हमारा थार डेजर्ट, ठीक है। शुष्क और गर्म मरुस्थल है। कैसा है? मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। ये कैसा है? ये शुष्क व गर्म मरुस्थल है, ठीक है। शुष्क व गर्म मरुस्थल है, ठीक है। कैसा मरुस्थल है? शुष्क व गर्म मरुस्थल। जैसा कि अभी हमने बात की, इसका जो है कुछ परसेंट भाग कहाँ पे है? भारत में है, और कुछ परसेंट पाकिस्तान के अंदर है। तो इंडिया के अंदर कितना है? भारत के अंदर है 85% पार्ट इसका, ठीक है, थार मरुस्थल का। और जो आपका पाकिस्तान के अंदर है 15%, ठीक है। कहाँ पे? इन दोनों का इतना विस्तार है। 85% विस्तार भारत के अंदर है, और 15% विस्तार जो है इसका पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। उसका जो हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है। थार डेजर्ट का 15% हमारा इधर पाकिस्तान में है, ये 15% है इधर, ये बॉर्डर के आसपास, ठीक है। और ये बाकी हमारा जो मरुस्थल है ये थार, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये हमारा थार मरुस्थल है। 85% हमारा ये राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसकी अगर औसत बात की जाए, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है भाई, राजस्थान में सबको पता ही है, राजस्थान में कम वर्षा होती है, ठीक है। तो कितनी वर्षा होती है? लगभग 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। औसत वर्षा लिखेंगे, औसत वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है, औसत वर्षा। इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई है इसकी लगभग 300 किलोमीटर के करीब, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर, ठीक है। इसकी एक रिवर है जिसका नाम है लून नदी, जो कि सबसे बड़ी नदी है इस मरुस्थल की, ठीक है। सबसे बड़ी नदी है मरुस्थल की लून नदी, मरुस्थल की नदी है, भारत की नदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सबसे बड़ी लून नदी, ये क्या है? सबसे बड़ी नदी है मरुस्थल की, सबसे बड़ी नदी मरुस्थल की, ठीक है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है मरुस्थल की? लून नदी है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बातें थी मरुस्थल के बारे में, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। कौन कौन से मरुस्थल है? थार डेजर्ट है हमारे पास, जो कि राजस्थान और गुजरात के एरिया में पड़ता है, ठीक है। ये शुष्क व गर्म मरुस्थल है, ठीक है। भारत का 85% विस्तार है, और इसका पाकिस्तान में केवल 15% ही विस्तार है। औसत वर्षा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर से कम होती है। इसकी चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर की है। लून नदी पाई जाती है, जो कि मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर है इस मरुस्थल के बारे में, ठीक है। और कुछ ऐसी बातें जो जानने योग्य हो इस मरुस्थल के बारे में। एक बार ये जो नदी है इसका विस्तार देख लीजिए आप। इसका विस्तार है इधर, ये लूनी नदी है, लूनी, इसको लूनी, ये नदी है हमारी लूनी नदी, ठीक है। ये नदी है लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी, ये सबसे बड़ी नदी है मरुस्थल की, ठीक है। इधर से है, यहाँ से लगभग, ठीक है। बाकी एक ये इंदिरा गांधी कैनाल भी है इधर, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक, सबसे बड़ी नदी है मरुस्थल की।
ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं इधर से, ये कुछ सहायक नदियां हैं इसकी। ठीक है, तो मरुस्थल के बारे में केवल इतनी ही बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी है। इसका एरिया हम देख चुके हैं कितना था, 300 किलोमीटर का। ठीक, कौन कौन से एरिया में है, गुजरात में, राजस्थान में। 85% कहाँ पे है, भारत में। बाकी 15% कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, वर्षा कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर से कम, लेस वर्षा होती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। और कुछ ऐसी अन्य बातें जो कि मरुस्थल के बारे में महत्वपूर्ण हो, ऐसी क्या बातें हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया, शुष्क व गर्म मरुस्थल है। भारत पाकिस्तान का विभाजन पढ़ दिया, औसत वर्षा पढ़ ली जो कि 15 सेंटीमीटर का से कम है। ठीक है, चौड़ाई पढ़ ली इसकी, इसका एरिया लगभग कितना है, 300 किलोमीटर का। लोन नदी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर इसी के बीच में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और तो कोई ऐसी इसमें खास बात है नहीं जो हमें पढ़ने योग्य है। ठीक है, तो ये थी हमारी मरुस्थल के बारे में। ठीक, हमने आज अपने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो हमारा जो उत्तरी प्लेन्स थे यानी कि मैदान वाला भाग था, और दूसरा मरुस्थल। हमने दो ये पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब समय तो अभी भी है। ठीक है, तो चाहे तो उससे अगला जो पार्ट था पठार वाला, उसको भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। चलिए पढ़ ही लेते हैं दक्षिण के पठार। ठीक है, दक्कन के पठार भी बोल देते हैं उनको, दक्षिण के पठार वाला एरिया के बारे में हम पढ़े। ठीक है, के बारे में पठार। ठीक है, सबसे पहले इनका आकार कैसा है, आकार इनका ट्रायंगुलर है। जो दक्कन के पठार है, दक्षिण के पठार, इनका आकार कैसा है, ट्रायंगुलर है। निर्माण कैसे हुआ इसका, ज्वालामुखी उद्गार से। ठीक है, जो दक्कन के पठार में हम पढ़ेंगे दक्षिण पठार, दक्षिण का पठार। ठीक, सबसे पहली बात, इसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। इसको दक्कन का पठार, आपने कई बार शब्द सुना होगा दक्कन का पठार, वो दक्कन का दक्षिण का पठार है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है पठार का निर्माण। बेसिकली पठार वाली हमने आपको बातें बताई थी कि जब ज्वालामुखी पढ़ रहे थे हम कि पठार का निर्माण कैसे होता है, या तो अंदर ही रह जाए, ठीक है, या फिर शीतलन की दर कम हो तो उसका पठार का निर्माण होगा। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से। ठीक है, ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी के उद्गार से केवल दो चीजें का निर्माण होगा, या तो पर्वत का, या फिर आपके जो पठार का। पर्वत का कब होगा, जब शीतलन की जो दर है, यानी कि ज्वालामुखी का जो लावा है उसका ठंडे होने की जो दर है वो कम हो। ठीक, दूसरा, अगर कम हो तो किसका निर्माण होगा, पठार का। लेकिन शीतलन की दर अगर ज्यादा है, ठंडे होने की दर अगर ज्यादा है, तो पर्वत का निर्माण। ठीक है भाई, हमने इस तरह से पढ़ा था ना कि ज्वालामुखी आया ये इस तरह से, ये सतह है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकला और जल्दी जल्दी ही ठंडा हो गया, एकदम ठंडा होता रहा, ठंडा होता रहा, तो ये किसका निर्माण ले लेगा, ये पर्वत का निर्माण ले लेगा। लेकिन वही अगर ये देर से ठंडा हो, इस तरह से देर से ठंडा होगा, तो इसका फ्लो भी ज्यादा दूर तक होगा। भाई लावा है, लिक्विड फॉर्म में है, प्लास्टिसिटी फॉर्म में होता है लगभग, तो इस तरह से इसका दूर तक फ्लो होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये किसका निर्माण करेगा, पठार का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें हमने जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे जिसमें हमने ज्वालामुखी पार्ट पढ़ा है, तब हमने ये बातें पढ़ ली थी। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्माण होता। ठीक है, किससे निर्माण होता है, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। ठीक, दूसरी बात, इसका जो विस्तार है वो कहाँ पे है, जो संपूर्ण दक्षिण वाला पार्ट है, इसका विस्तार जो है पूरा दक्षिण का जो पार्ट है इसी का ही है। ठीक है, इसका पठार का संपूर्ण दक्षिण पार्ट, संपूर्ण दक्षिण, दक्षिण भारत। ठीक है, कौन कौन से राज्य, एक तो हो गया आपका झारखंड। ठीक है, दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं ये भी तो पता होना चाहिए। भाई झारखंड है, दूसरा छत्तीसगढ़ है,
उसके बाद आपका तमिलनाडु है, ठीक है, टीएम बोल देते हैं इसको, तमिलनाडु, टीएम शॉर्ट फॉर्म में तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद है एमपी, ठीक, एमपी के बाद है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है तेलंगाना, महाराष्ट्र के बाद क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना के बाद है आपका आंध्र प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इनमें जो है आपका किसका विस्तार है, दक्षिण के पठार का है, ठीक है। संपूर्ण दक्षिण भारत जो है आपका किसके अंदर आ जाता है, पठार के अंदर आ जाता है। इसका जो शेप है वो कैसी है, त्रिभुजकार है, ठीक है, शेप कैसी है, त्रिभुजकार है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। भाई जैसे आपका ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश किधर है आपका, ये जो है ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, झारखंड किधर है आपका, ये इधर ये झारखंड है, ठीक है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ है, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश ये, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका तेलंगाना, ये आपका तेलंगाना हो गया, इधर ये तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु इधर हो गया आपका ये, ठीक। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र किधर है, महाराष्ट्र भी हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो पार्ट है आपका, ये सब किसका है, ये त्रिभुजकार में बताया था आपको, त्रिभुजकार है ये वाला पार्ट किसका है, दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार बोलते हैं इसको, पठार, ठीक। ये सारा पार्ट, ठीक है। कैसी है इसकी, त्रिभुजकार में आप देख सकते हैं कैसी इसकी आकृति है, ट्रेंगुलर आकृति है, ठीक है। तो इन जितने भी राज्य हैं इनके नाम आप नोट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, इसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गार से निर्माण हुआ है दक्षिण के पठार का, ठीक है। इन बातों को आप नोट कर लेंगे। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजकार, जो कि हमने इसमें देख ही लिया है, ठीक है। इसको पठारों का पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार या पठारों का पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे दक्षिण के पठार के बारे में, ठीक। हमने इतनी बातें जानी, आज हमने अपने पूरे 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। मैदान वाला, मरुस्थल और दक्षिण का पठार, ठीक है। ये तीनों टॉपिक हैं, आपको इनका रिवीजन करना है, ठीक है। बड़े अच्छे से आपको इनको रिवाइज करना है। इसके बाद में हमारे एक रह जाता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यानी कि घाट वाला टॉपिक। और दूसरा ये जो द्वीप बचे हैं ये हमारा बाकी रह जाता है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इनका रिवीजन करते रहिए, इनके जितने भी राज्यों के नाम है, कौन सा राज्य किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा दक्षिण का पठार है, ठीक है, इनको बिल्कुल ध्यान में रखें। दक्षिण के पठार का निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से, ठीक। तो इन सबका आपको ध्यान में रखना है और रिवीजन करते रहना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।